Hello guys, welcome to another video tutorial from Nursing Talks and Tips with Mukta। तो आज हम बात करने वाले हैं इंटरप्रिटेटिंग आईवी फ्लूइड्स के पार्ट 2 के बारे में। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपको पता है कि पार्ट 1 में हमने अपने बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इंटरप्रिटेटिंग आईवी फ्लूइड्स का पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा था रिगार्डिंग ऑस्मोलैलिटी, टोनिसिटी एंड वेरियस टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, जिनको हमने कैटेगराइज किया था इनटू आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो फ्रेंड्स, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के यूज़, इंडिकेशंस, उनकी कंटेंट्स और लिमिटेशंस के बारे में। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 वीडियो की सीरीज़ लेके आने वाली हूँ, जिससे आपके जो भी डाउट्स हैं रिगार्डिंग आईवी फ्लूइड्स, आई होप वो क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर मेरे वीडियोस आपको थोड़े से भी हेल्पफुल लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और प्लीज़ आप मेरे वीडियोस पे लाइक और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियोस लेके आने के लिए। तो चलिए आज के पार्ट 2 का पहला सीरीज़ का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के पहले वीडियो में हम बात करेंगे रिगार्डिंग द आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो हमारे प्रीवियस वीडियो में हमें ऑलरेडी पता है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जिनका जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट्स सिमिलर होता है इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर कंपार्टमेंट में। तो कॉन्सेंट्रेशन सेम होने की वजह से वाटर का कोई भी नेट मूवमेंट नहीं होता है, ना ही वाटर अंदर जाता है और ना ही बाहर की तरफ आता है। तो अब हम बात करें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो जिस तरह से ये लिस्ट आपको दिख रहा है सामने, तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन, जैसे कि 0.9% ऑफ NS, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर, लैक्टेड रिंगर्स एंड 5% डेक्सट्रोज इन 0.225% सलाइन, और D5W इन 1/4 ऑफ NS। तो फ्रेंड्स, हम 1 by 1 इन आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को अच्छी तरह से देखेंगे, इनके यूजेस को जानेंगे और बात करेंगे अबाउट देयर लिमिटेशंस। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के सीरीज़ में जो सबसे पहला सॉल्यूशन आता है दैट इज़ 0.9% ऑफ NS, जो कि वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड क्रिस्टलॉइड्स है। आप जब भी हॉस्पिटल में जाते होंगे तो ये बहुत ही ईजिली आपको वहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। 0.9% ऑफ NS की कंटेन की बात करें तो इसमें सिंपली सॉल्ट और वाटर होता है, जिसमें सॉल्ट यानी सोडियम क्लोराइड जो होता है वो दोनों ही 154 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर में प्रेजेंट होता है। जब हम बात करें ऑस्मोलैरिटी की, तो ऑस्मोलैरिटी जो होती है नॉर्मल सलाइन की, ये काफ़ी हद तक हमारे बॉडी के ऑस्मोलैरिटी के साथ मैच करती है, जो कि 308 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर है। और जब हम बात करते हैं pH की, तो द pH लेवल ऑफ 0.9% ऑफ NS इज़ क्वाइट एसिडिक, क्योंकि इसका जो pH है वो 5.5 है। तो फ्रेंड्स, सिंपल अगर हम बात करें कि नॉर्मल सलाइन को हम सॉल्ट वाटर क्यों कहते हैं, यानी NS क्यों कहते हैं, तो इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि द परसेंटेज ऑफ नॉर्मल सलाइन, द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड इन द नॉर्मल सलाइन इज़ क्वाइट इक्विवेलेंट टू द परसेंटेज ऑफ सोडियम क्लोराइड प्रेजेंट इन द इंट्रावास्कुलर स्पेस ऑफ अ ह्यूमन बॉडी। यानी बॉडी फ्लूइड और जो बॉडी फ्लूइड में जो सोडियम क्लोराइड है और जो सोडियम क्लोराइड आपके सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, उन दोनों की जो ऑस्मोलैलिटी होती है वो काफ़ी हद तक सिमिलर होती है, इसलिए हम इसको आइसो ऑस्मोलर भी बोलते हैं। बात करें इनकी यूजेस की, तो आप सबको पता है, क्योंकि नॉर्मल सलाइन जो है वो बेसिक आपके डिहाइड्रेशन के लिए दिया जाता है। तो सबसे पहले कभी भी आपको इंट्रावास्कुलर डिहाइड्रेशन हो तो उसके रिसक्सिटेशन के लिए दिया जाता है। आपके बॉडी में अगर सॉल्ट की कमी होगी, यानी सोडियम लॉस हो चुका है आपके बॉडी से, तो उसके रिप्लेसमेंट के लिए भी हम नॉर्मल सलाइन का एडमिनिस्टर करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन कंडीशंस लाइक शॉक एंड हाइपोनेट्रीमिया। माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया है तो भी हम नॉर्मल सलाइन को दे सकते हैं। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के कंडीशंस में भी ये हेल्पफुल होता है पेशेंट्स के लिए।
और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 0.9% ऑफ NS ही एक ऐसा सॉल्यूशन है जो कि यूज़ किया जा सकता है प्रायर टू द ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बिकॉज ये जब इसकी ऑस्मोलैरिटी जो है वो बॉडी के फ्लूइड के ऑस्मोलैरिटी के साथ काफ़ी हद तक सेम होती है, तो ये क्या करती है, कभी भी ब्लड के साथ मिक्स होकर कोएगुलेट नहीं करती है, इसलिए हम इसको प्रायर टू ब्लड ट्रांसफ्यूजन यूज़ कर सकते हैं। अब बात करें आगे यूजेस की, तो NS जो है वो ड्रग्स, डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर ड्रग्स जो आते हैं उनको भी डाइल्यूट करने के लिए यूज़ किया जाता है। यूँ की तो जो पाउडर फॉर्म ऑफ ड्रग्स होते हैं उसको हम डाइल्यूट करने के लिए डिस्टिल वाटर का यूज़ कर सकते हैं, बट डिस्टिल वाटर अगर प्रेजेंट ना हो तो हम 0.9% NS का भी यूज़ कर सकते हैं। देन दिस सॉल्यूशन इज़ ऑल्सो यूज फॉर इरीगेटिंग वुंड, यानी आपके वुंड्स को इरीगेट करने के लिए, साफ़ करने के लिए भी हम नॉर्मल सलाइन का यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें इनके लिमिटेशंस और कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, तो जो नॉर्मल सलाइन होते हैं वो बेसिकली हाइपरटेंशन, प्री क्लैम्पसिया और कंजस्टिव कार्डिक फेल्योर, रीनल फेल्योर और सिरोसिस के पेशेंट्स में नहीं देना चाहिए, बिकॉज अगर रैपिड इन्फ्यूज़न होता है हमारे नॉर्मल सलाइन का तो इसकी वजह से ओवरलोड, सर्कुलेटरी ओवरलोड जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और पेशेंट ऑलरेडी अगर किसी कंडीशन प्रेजेंट है, ये सारे कंडीशन, तो उनके लिए हार्मफुल होता है। देन पेशेंट्स, अगर डिहाइड्रेशन के पेशेंट्स आते हैं जिनको सीवियर हाइपोकैलेमिया है, तो उनमें भी हम 0.9% NS का एडमिनिस्टर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम हाइपोकैलेमिया के पेशेंट में 0.9% NS का एडमिनिस्टर करते हैं तो इसकी वजह से सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है पेशेंट की बॉडी में। देन लार्ज वॉल्यूम, यानी बहुत ज़्यादा या टू रैपिडली अगर हम एडमिनिस्टर करते हैं सोडियम को, तो क्या होता है, उसकी वजह से सोडियम एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, और जिसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। एंड इफ़ मोर अमाउंट ऑफ 0.9% ऑफ NS का सॉल्यूशन को यूज़ किया जाता है पेशेंट को, तो उससे क्या होता है, जो क्लोराइड जो होती है बॉडी में वो रिटेन कर जाती है इन द ब्लड प्लाज्मा, और जिसकी वजह से हमारे बॉडी में हाइपरक्लोरेमिक मेटाबॉलिक एसिडिसिस होने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि पेशेंट्स, ना ही हमें ज़्यादा रैपिड एडमिनिस्टर करना है और ना ही लार्ज वॉल्यूम एडमिनिस्टर करना है, एंड पहले कंडीशंस को चेक कर लेना है पेशेंट्स के कि। तो जो नेक्स्ट आइसोटोनिक सॉल्यूशन है वो है डेक्सट्रोज 5% इन वाटर। तो डेक्सट्रोज 5% वाटर जो है ये एक इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन कहा जाता है, बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार का सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए इस सॉल्यूशन को हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोलाइट फ्री सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। तो बात करें इसके कंटेंट की, तो ये सिंपली कंटेन करता है वाटर एंड ग्लूकोज। सो ग्लूकोज अमाउंट विल बी 50 ग्राम पर 1 लीटर ऑफ वाटर। नेक्स्ट विल वी टॉक अबाउट ऑस्मोलैरिटी। तो इसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वह 252 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर होता है, एंड पीएच की बात करें तो द पीएच इज़ 4.3। नेक्स्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो यूजेस की बात करें तो बेसिकली आप सबको पता है कि जो डेक्सट्रोज 5% इन वाटर जो है वो बेसिकली वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए हेल्प करता है इन पेशेंट्स, यानी ये कैलोरी प्रोवाइड करता है, वाटर को भी बैलेंस करता है, साथ ही साथ कैलोरी प्रोवाइड करता है पेशेंट्स को जो कि सर्जरी में जाने वाले हैं, जिनको नील पर ओरल रखा गया है पूरे दिन के लिए, तो उनके लिए वो काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहता है। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट। तो जिस तरह से ये कैलोरी भी प्रोवाइड करता है एंड वाटर बैलेंस बनाता है, तो ये प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव फ्लूइड मैनेजमेंट के लिए भी यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ करेक्शन ऑफ माइल्ड हाइपरनेटर्मिया के लिए यूज़ किया जा सकता है, एंड इंट्रासेलुलर अगर डिहाइड्रेशन है तो उसके ट्रीटमेंट के लिए और उसको प्रिवेंट करने के लिए आइसोटोनिक सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है। तो सिंपली हम अगर बात करें इसके लिमिटेशंस की, तो लिमिटेशंस में ये बेसिकली आपको जिस तरह से पता है, हर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस को हम जो पेशेंट्स जिनमें कार्डियक के प्रॉब्लम्स है और रीनल रिलेटेड प्रॉब्लम्स है तो हम उनको नहीं दे सकते, क्योंकि दैट कैन लीड टू फ्लूइड ओवरलोड, इसलिए हम उनको नहीं दे सकते। और स्पेसिफिकली मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, डेक्सट्रोज
जो है वो पेशेंट जिनमें इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज़ होता है तो उनमें भी हम डेक्सट्रोज़ 5% नहीं दे सकते हैं, बिकॉज उनमें सेरेब्रल एडिमा होने के चांसेस जो होते हैं वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। नेक्स्ट, क्योंकि डेक्सट्रोज 5% वाटर जो है इसमें कोई भी इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं होता है, तो देयरफॉर इट कैन कॉज हाइपोकैलेमिया, हाइपोमैग्नीशियमिया एंड हाइपोफॉस्फेटेमिया। देन जो हमारा डेक्सट्रोज 5% है उसको हम किसी भी प्रकार के ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ यूज़ नहीं कर सकते और साथ ही साथ डेक्सट्रैन के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो ब्लड होता है उसको हेमोलाइज कर देता है और क्लम्पिंग यानी क्लॉटिंग स्टार्ट कर देता है ब्लड का, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं विथ एनी काइंड ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स। Then this fluid is also not used for fluid resuscitation, as the solution won't remain in the intravascular space। क्योंकि इसका एक रीज़न है मेरे पास, क्योंकि जो डेक्सट्रोज होता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन तो बैग में होता है, जब तक बैग में है तब तक वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। वंस ये बैग से बाहर आता है, इट गोज़ इनटू योर बॉडी, तो लीवर क्या करती है कि मेटाबोलाइज कर जाती है डेक्सट्रोज को, जिससे वो हाइपोटोनिक हो जाता है, क्योंकि वो जितनी भी कैलोरीज है वो बर्न हो जाते हैं, ग्लूकोज यूटिलाइज हो जाता है एंड सिर्फ सिंपली वाटर प्रेजेंट रहता है, तो देन इट बिकम्स अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड कॉजेज द फ्लूइड शिफ्ट इनटू द सेल के अंदर फ्लूइड का शिफ्टिंग कर देता है, इसलिए हम इसको फ्लूइड रिसक्सिटेशन के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड, पार्ट 2 के वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा फ्लूइड है वो है RL यानी रिंगल लैक्टेट। तो रिंगल लैक्टेट को हम हार्टमैन सॉल्यूशन एज वेल एज मल्टी इलेक्ट्रोलाइट फ्लूइड भी बोलते हैं, बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे कि आप देख सकते हो इट कंसिस्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, कैल्शियम एंड लैक्टेट। सोडियम जो है 131 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर्स, क्लोराइड 111 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर्स, पोटाशियम 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर्स, कैल्शियम 2 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर्स एंड लैक्टेट इज 299 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर्स। जब बात करते हैं ऑस्मोलैलिटी की, तो इट इज़ 278 मिली ऑस्मोल्स पर लीटर एंड द pH विल बी 6.5। तो जो यूजेस है RL की वो हम देखेंगे कि RL जो है वो बेसिकली मेंटेनेंस फ्लूइड की तरह यूज़ किया जाता है इन केस ऑफ NPO पेशेंट्स, बिकॉज इट प्रोवाइड्स अ वेरियस काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स टू द पेशेंट। नेक्स्ट, अगर डिहाइड्रेशन का कंडीशन है तो भी हम RL प्रोवाइड कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर पेशेंट्स हु आर हैविंग बर्न्स एंड दिस RL इज ऑल्सो यूज टू रिप्लेस द GI ट्रैक्ट फ्लूइड लॉस दैट इज कॉज्ड आइदर ड्यू टू द वोमिटिंग एंड डायरिया। ठीक है, तो RL जो है इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ बफर, बिकॉज जो रिंगल लैक्टेट में जो लैक्टेट होता है ये जब लीवर में जाता है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू बाइकार्बोनेट, तो इसको हम बाइकार्बोनेट को हम यूज़ कर सकते हैं एज अ बफर ऑल्सो। तो प्रिकॉशंस की बात करें तो बेसिकली जैसे मैंने आपको पहले बताया कि रिंगल लैक्टेट में जो लैक्टेट होता है ये जब हमारे लीवर में जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू बायोकार्बोनेट। तो जब हमारे बॉडी में बाइकार्बोनेट का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो देन इट कैन कॉज टू मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस। देन साइमल्टेनियसली RL का इन्फ्यूजन अगर हम ब्लड के साथ करते हैं तो इससे क्या होता है, RL क्या करता है, ब्लड को कोएगुलेट कर देता है, बिकॉज ये क्या करता है कि जो भी एंटी कोआगुलेंट्स होते हैं हमारे ब्लड में उनको इनएक्टिवेट कर देता है बाय बाइंडिंग इनटू द कैल्शियम, सो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लॉटिंग्स इन द ब्लड। फिर जो RL हम देते हैं वो सर्टेन ड्रग्स के साथ हम नहीं दे सकते, बिकॉज सर्टेन ड्रग्स जैसे कि एम्फोटेरिन, थायोपेंटल, एम्पीसिलिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन, तो इस तरह से कुछ ड्रग्स होते हैं उनके साथ हम RL को नहीं दे सकते, बिकॉज ये उनकी बायो अवेलेबिलिटी और एफिशिएंसी को डिक्रीज़ कर देती है। और साथ ही दोस्तों जब हम इसमें आपको जैसे पता है कि इसमें बहुत सारे मल्टी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं जैसे कि पोटेशियम, तो ये जब भी कोई पेशेंट हाइपरकैलेमिया का होता है तो हम उसको पोटेशियम नहीं एडमिनिस्टर कर सकते, यानी RL का एडमिनिस्ट्रेशन हम हाइपरकैलेमिया के पेशेंट्स में भी नहीं कर सकते। बात हम करेंगे लीवर डिजीज़ के पेशेंट्स की, तो लीवर डिजीज़ के पेशेंट में कभी भी हमें RL को एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट कैनॉट मेटाबोलाइज द लैक्टेट को ये मेटाबोलाइज नहीं कर पाएगा, जिससे बाइकार्बोनेट बॉडी में यूज़ नहीं हो पाएगा। इसलिए हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए बिफोर एडमिनिस्ट्रेटिंग द RL।
तो थैंक यू फ्रेंड्स सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैं आपको थोड़े ही देर में अपलोड कर दूंगी, जिससे आपको मिलेगा नॉलेज रिगार्डिंग द हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट and subscribe to my channel, and if you like my video, please share it with your friends and students, and don't forget to click the bell icon so that you can get notified whenever I upload my video. Thank you.